नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस में हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदूषण की तगड़ी मार पड़ी है। राष्ट्रीय राजधानी में बीते कुछ दिनों से प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहांगीरपुर में AQI 412 रहा, वहीं नेहरू नगर में 403 दर्ज किया गया। इस वक्त 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं आज मुंबई, दिल्ली और नोएडा की, जहां प्रदूषण की कंडीशन बेहद खराब हो चुकी है। लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अगले 3 दिनों तक प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में रह सकता है। तो दिल्ली NCR पर प्रदूषण की तगड़ी मार जो है वो देखने को मिल रही है। AQI 400 के पार पहुंच चुका है और इस जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि अलग अलग जगहों से हैं, जहां प्रदूषण को लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है हवा जहरीली हो गई है। लोग इस जहरीली हवा के सहारे जी रहे हैं। दिवाली के पहले ही प्रदूषण का जो है ये नजारा आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है पहुंच चुका है। मुंबई में भी इसकी हालात जो है वे बेहद खराब बताए जा रहे हैं। दिल्ली NCR में भी काफी ज्यादा स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि प्रदूषण की कितनी तगड़ी मार जो है मुंबई, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा, इन तमाम जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। लोग इसमें जीने को मजबूर हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न केवल दिल्ली NCR बल्कि मुंबई में भी इसके हालात जो है बेहद खराब है। AQI 400 के पार हो चुके हैं। मुंबई में इसके हालात जो है काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। पिछले काफी समय से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है प्रदूषण बेहद ज्यादा फैल चुके हैं और लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। लगातार AQI में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से ये आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इसमें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए अजित कुमार दिल्ली से। अजित, पिछले कई दिनों से जो है प्रदूषण को लेकर लगातार कई तरह की तस्वीरें हम देखते आ रहे हैं, और क्या कुछ है अभी अपडेट आपके पास? दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो प्रदूषण का जो स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो दिल्ली की जो हवा है उसमें लगातार जो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है जहरीली हवा बनती जा रही है। अगर मैं रविवार की बात करूं तो बीते रविवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में जो AQI लेवल है वो 400 के पार भी पहुंच चुका है, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दिल्ली की जो आबो हवा है वो कितनी जहरीली होती जा रही है। हालांकि अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली में अभी जो ग्रैब सिस्टम लागू है और ग्रैब 2 सिस्टम अभी लागू है, लेकिन जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर जो बढ़ता जा रहा है, तो कभी भी ये कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में ग्रैब 3 सिस्टम भी लागू हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दिल्ली सरकार के तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के, तो दिल्ली में ये बताया जा रहा है कि आगामी 1 नवंबर से जो BS3 और BS4 की जो वाहन है, जो डीजल पेट्रोल से जो चलने वाले वाहन है, जो हरियाणा, राजस्थान और इस तरह के आसपास के जो बॉर्डर राज्यों से जो आते हैं दिल्ली में, उसको प्रतिबंध लगा दिया गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार इस तरह के जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू कर रही है। लेकिन जिस तरीके से पड़ोसी राज्यों में पराली जलने के जो मामले सामने आ रहे हैं, उससे ये संभावना जरूर जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं जो दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो और बढ़ सकता है, लेकिन कम होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अजित, अभी दिवाली के पहले की जो तस्वीरें हैं वो इस कदर, और दिवाली के बाद कितना ज्यादा इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने कहा कि दिल्ली में लगातार जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है, तो ये कहा जा सकता है कि दिवाली से पहले ही जिस तरह की संभावनाएं हैं वो ग्रैब 3 सिस्टम लागू करने की संभावनाएं जारी दिख रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर आने वाले समय में अगर राजधानी दिल्ली में ग्रैब 3 सिस्टम लागू हो जाता है तो दिल्ली वासियों को और कहीं ना कहीं काफी चीजों में पाबंदियां लग जाएंगी, तो काफी जो है वो परेशानियां बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रैब 3 सिस्टम लागू होने के बाद ये एक तरीके से लॉकडाउन का खतरा राजधानी दिल्ली में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर आने वाले समय में इसी तरीके का प्रदूषण का स्तर रहा तो निश्चित तौर पर दिवाली के बाद
जो दिल्ली की जो हवा है वो पूरी के पूरी दम घोटू हवा हो जाएगी और कभी भी जो लॉकडाउन की जो स्थिति है वो ग्रेफ 4 सिस्टम लागू हो जाएगा। और ऐसे में जो लॉकडाउन है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार जो सूरज सैर करने वाले जब जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस दम घोटू हवा का सामना करना पड़ता है और ये दिल्ली वासियों के लिए इस समय मजबूरी बन चुका है। जी अजित, ऑड इवन की बात चली थी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल जरूर बताना चाहूंगा, अभी दिल्ली सरकार की तरफ से ओड इवन को लेकर के हालांकि अभी कोई संकेत अभी जारी नहीं किया गया, क्योंकि इससे पहले ही जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पूरा का पूरा जो रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ की मुहिम शुरू की है, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो वॉलंटियर्स बनकर के दिल्ली के तमाम रेड लाइट पर पहुंच रहे हैं और आम लोगों से रेड लाइट ऑन के समय में गाड़ी ऑफ की मुहिम जो है वो चला रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो अलग अलग फायदे इसमें गिना रहे हैं, जैसे ईंधन बचत होने की बात कर रहे हैं और प्रदूषण का स्तर भी इससे कम काफी हद तक कम होता है। तो ऐसे में हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से काफी हद तक जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ओड इवन का जो अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से स्थिति है वो आने वाले किसी भी समय में ओड इवन का फॉर्मूला भी दिल्ली में लागू किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अजित, जिन्होंने पॉल्यूशन से लेकर जो है आपके पास तमाम खबरें जो है इसको लेकर साझा की है। बढ़ते अगली खबर की ओर, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक बार फिर ओडिशा के बालासोर जैसा हादसा हुआ है। 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद पैसेंजर ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही थी। इस दौरान दूसरी ट्रेन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रहा। रेलवे ने यात्रियों के लिए बस की व्यवस्था जो है वो की है ताकि वे क्षेत्र में ना फंसे। इसके साथ ही पटरियों को ठीक करने का काम भी जारी है। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठता है कि आखिर एक बार फिर से इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, कैसे हुआ बालासोर जैसा एक बार फिर से इतना बड़ा एक्सीडेंट। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम आपके साथ टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। जयनगरम से है, जहां एक बार फिर से ट्रेन हादसा हो गया है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। ट्रैक का रिस्टोरेशन का काम अभी हमने फोकस किया है। जो लोगों को रेस्क्यू करने का काम था वो कल रात को हमने करीब 12 बजे तक वो क्लियर हो गया था। वर्तमान हम लोग एक्सग्रेसिया और कंपेंसेशन का पेमेंट जो है वो भी चालू है। ट्रैक रेस्टोरेशन हम लोग आज आशा है कि आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। 11 लोगों का अनफॉर्चुनेट डेथ है और जो इंजरीज हैं वो 50 अराउंड है। जो सिंपल इंजरीज थे उनको हमने नज़दीकी जो अलमंडा का हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने फर्स्ट एड वगैरह करके उनको जाने दिया है। और जो ग्रीवियस इंजरीज हो गए उनको विजयनगरम और विशाखापट्टनम ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया है। बाकी स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स के लिए हमने ट्रेन और बसेस का इंतजाम किया था। उनके थ्रू से वहाँ अभी किसी को दिक्कत नहीं है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके के रेलवे स्टेशन माल गोदाम साइड अंडे की ऑमलेट और शराब पीने को लेकर आपस में मारपीट की खबर सामने आई है। यहां एक कांवड़िये को अंडे की ऑमलेट और शराब का सेवन कर रहे अन्य साथी कांवड़ियों का विरोध करना इतना भारी पड़ गया कि उसके साथ मारपीट की गई। दरअसल जिला बदायूं के गांव कोहली निवासी अनमोल शर्मा ने बताया कि वो अपने अन्य साथियों समेत 5 लोग कांवड़ भर के हरिद्वार से बटकेश्वर भोला के लिए जल चढ़ाने जा रहे थे और अनमोल का आरोप है कि उनके 3 साथी जो कि कांवड़ लेकर आए हैं, तीनों ने यहां अलीगढ़ में स्टेशन के पास रेस्ट के दौरान अंडे की ऑमलेट खाई, शराब का सेवन भी किया। जब इसका विरोध किया तो ये तीनों मारपीट पर उतारू हो गए, जिससे उन्हें कई जगह चोटें भी आई है। तो आप देख सकते हैं मामला अलीगढ़ का जो है और इस दौरान कांवड़िये जो है आपस में लड़ पड़े। कांवड़ लेकर जो है ये बटेश्वर जा रहे थे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने और इस दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन कराए जाने पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बीते
दिनों जो है अगले 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। इसके बाद विपक्ष जो है लगातार हमलावर है और पूछ रहा है कि पीएम मोदी को क्यों न्योता दिया जा रहा है। वहीं अब मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने भी इस पर ऐतराज जताया है और कहा है कि पीएम मोदी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाना चाहिए। 2 महीने बाद अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। राम मंदिर का काम जोरों पर चल रहा है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दिए गए निमंत्रण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया है और अगले साल 22 जनवरी को वे इस राष्ट्रीय धरोहर को जनता को सौंपने जा रहे हैं, जिस पर सियासत लगातार हो रही है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी और मुरादाबाद से सपा के सांसद ने पीएम मोदी के उद्घाटन समारोह में जाने पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े मौलाना महमूद मदनी द्वारा राम मंदिर फैसले को गलत बताने वाले बयान के समर्थन में अब सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी अपनी रजामंदी देते हुए कहा कि उस समय कोर्ट में फैसला तो हुआ था पर इंसाफ नहीं हुआ। जमीयत उलमा हिंद ने से जुड़े मौलाना महमूदी द्वारा राम मंदिर फैसले को गलत बताने वाले बयान के समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी रजामंदी दी। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के जाने पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो सबके प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ऐसे किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जाने से बचना चाहिए। किसी पार्टी के विशेष प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। लगातार इस प्रकार देखा जा रहा है कि सियासत जमकर हो रही है। देखिए, हम हिंदुस्तान में एक सेकुलर मुल्क के अंदर रहते हैं। इस मुल्क में हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह, और प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं। वो किसी पार्टी विशेष के नहीं प्रधानमंत्री होते। तो ये परंपराएं हैं कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल ही एक तरह से नॉन अलाइंड होना चाहिए। उन्हें किसी धार्मिक उसके अंदर कि चाहे इनॉग्रेशन हो या शिलान्यास हो, उसमें बेहतर होता कि उसे अवॉइड करते। अब उन्हें बुलाया गया है या जबरदस्ती बुलवाया गया है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि श्री रामचंद्र जी जैसी शख्सियत को इस राजनीति के अंदर नहीं घसीटना चाहिए। उनके डेकोरम का सवाल है। रामचंद्र जी हिंदुस्तान में तमाम हिंदुओं के पूज्य हैं, चाहे वो बीजेपी के हिंदू हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी के हों, वो सबके हैं। लेकिन उनको इस तरह से इतनी बड़ी शख्सियत को अपनी जाती फायदे के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और ये सब कुछ करना, ये मेरे हिंदू भाई तय करें क्या ये मुनासिब है या नहीं। अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर करीब 12:30 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर अभी से अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को अपने नए स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, जो कि लंबे सदियों से इंतजार किया जा रहा था। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार राम मंदिर के नाम पर हो रही सियासत कब खत्म होगी? क्या राम मंदिर की आड़ में बीजेपी सियासी फायदा ढूंढ रही है? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलने वाला है, जिसको लेकर सपा लगातार विरोध जता रही है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें कि कार पलटने से कार में भीषण आग लगी और इस दौरान कार में सवार 5 छात्र आग की चपेट में आ गए। खबर जालौन की है, जिससे छात्र इस दौरान घायल हो गए। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्रों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जालौन से है।
और गाजियाबाद की जिला कारागार डासना में सुबह 33 साल के राजेश जो बंदी थे, उन्हें पानी पीते समय बेहोश होकर जमीन पर वो गिर पड़े। जेल वार्डर कल्याण सिंह और साहब सिंह तुरंत बंदी को लेकर संजय नगर स्थित संयुक्त अस्पताल पहुंचे, जहां उसे भर्ती किया गया और थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि लोनी के प्रेम नगर का रहने वाला राजेश दुष्कर्म के आरोप में 28 जून 2022 से ही जेल में बंद है। बंदी को पहले से कोई बीमारी नहीं थी। और बात करते हैं अगली खबर की। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पूरा मामला सिंगरौली जिले का है, जहां आदर्श आचार संहिता के मुद्दे नजर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनी गाड़ी लेकर अचानक पहुंच गए। गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म देख पुलिस के जवानों ने गाड़ी को रोककर शीशों पर लगी काली फिल्म हटाने को कहा। फिर क्या जिला अध्यक्ष अपना आपा खोकर पुलिस पर ही बरस पड़े। यहां तक कि पुलिस पर यह आरोप भी लगा डाला कि सिंगरौली जिले में पुलिस नशे का अवैध कारोबार करती है। इसके बाद सिंगरौली पुलिस ने नेताजी की गाड़ी को जब्त कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। और अमेठी से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। आज एक दिवसीय दौरे पर अमेठी आएंगे स्मृति ईरानी। संसदीय क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। SLMG प्राइवेट लिमिटेड का है उद्घाटन कार्यक्रम। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा है और एक दिवसीय दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री। अमेठी से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। SLMG प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन है, जिसमें केंद्रीय मंत्री आज शामिल होंगी। खबरों में बढ़ते हैं आगे। फतेहपुर में एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने महिला को रौंद दिया, जिस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर समेत चालक को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ये जिले के थाना खखरेरू के डेंडासाई की घटना बताई जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 31 अक्टूबर को होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। बैठक का एजेंडा आज तक किया जाएगा जारी। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर होगी चर्चा। तो लखनऊ से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।